लंग कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षणों को जल्द नोटिस कर लिया जाए और सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए। आज हम आपको अपने इस खास शो में लंग कैंसर के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे। कैसे बचा जा सकता है लंग कैंसर से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो हेलो डॉक्टर में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लंग्स कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसी पर जानकारी देते हुए आप हमारे दर्शकों को लंग्स कैंसर के बारे में बताएं। तो देखिए, लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ों के जो होते हैं ना, जो हिस्से होते हैं, उसमें होते हैं एक तो पाइप्स जो हवा को ट्रांसमिट करते हैं, जिनको ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और एयर सैक्स होते हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होती है। तो फेफड़े का प्रमुख जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि एयर से ऑक्सीजन ब्लड में एक्सचेंज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। परंतु कभी भी अगर इस किसी भी हिस्से में कुछ कैंसरस चेंज हो जाए, यानी कि सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाए अनकंट्रोल्ड, तो ये लंग कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये मुख्यतः दो किस्म का होता है, नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल लंग कैंसर, और फिर इसके विभिन्न प्रकार और भी होते हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या आउटकम रहेगा, क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और पेशेंट कितना ठीक होगा। लंग्स कैंसर से कितने लोग ग्लोबली और इंडिया में इफेक्टेड हैं? तो देखिए, लंग कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है, एंड अगर ये वर्ल्ड में देखा जाए तो एक टॉप 2 मोस्ट कॉमन कैंसर्स में अलग अलग देशों में पाया जाए। अगर हम पूरी दुनिया का डेटा देखें तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होगा वर्ल्ड वाइड, जिसमें 2.2 मिलियन केसेस लगभग हर साल नए पेशेंट डायग्नोज होते हैं, और इनमें से 1.8 मिलियन केसेस की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लंग कैंसर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। ये चौथे नंबर पे आता है अगर हम डेटा देखें तो, एंड डेथ के कैंसर डेथ के टर्म्स में भी ये 4th नंबर पे आता है। मेन में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर डेथ का इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। लंग्स कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? लंग कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, पर प्रमुखता जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है वो होता है स्मोकिंग। अब ये स्मोकिंग इंडिया वर्ल्ड वाइड हर देश में मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से लंग कैंसर पाया जाता है। सेकंड, इसमें और एक कारण होता है, ये कई बार नॉन स्मोकर में भी लंग कैंसर होता है, जिसका कारण होता है सेकंड हैंड स्मोक। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं जो है वो आसपास के फैमिली मेंबर्स को भी इफेक्ट करता है, और इससे एक बहुत मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाती है जिनको बिना किसी कारण के लंग कैंसर होता है। अगर अब हम स्मोकिंग को परे रखते हैं तो इसमें बहुत और विभिन्न किस्म के कारण आते हैं, जिनमें से एक कारण है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में, एस्बेस्टॉस फैक्ट्री, सीमेंट प्लांट्स में काम करते हैं, तो उनको लगातार जब ये एक्सपोजर होता है तो उससे लंग कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ऐसे किसी भी लोग जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो उपयुक्त प्रोटेक्शन यूज करें या मास्क लगाएं जिनसे उनको एक्सपोजर कम से कम हो। तीसरा, रेडॉन गैस होती है, ये कॉमनली कहीं भी हाउस होल्ड मैन्यूअर से बन जाती है, और ये भी हमें कारण जो बंद जगह होती है उन पर मिल जाती है, तो इससे भी लंग कैंसर पाया गया है। साथ ही में कुछ केसेस हम ये देखते हैं कि फैमिली में चले आ रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन तो नहीं है पर जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है। तो कुछ प्रतिशत केसेस में ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। और अगर इसमें कारण देखे जाए तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, तो एज के साथ साथ एक्सपोजर के साथ साथ और ये चीजें बढ़ते जाती हैं। और अगर किसी को लंग की और कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या फिर और कोई लंग की दिक्कतें हैं, तो ये लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं लंग कैंसर
के लिए, और इनमें लंग कैंसर ज्यादा कॉमनली फाउंड होता है। लंग्स कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? लंग कैंसर के सिम्टम्स बड़े ही विभिन्न होते हैं और कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम होता ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फेफड़ा इतना बड़ा है कि अगर इसमें छोटा सा कुछ कैंसर डेवलप हो रहा हो जो ब्रोंकस ब्रोंक्यूल से दूर हो, तो कई बार ये एसिम्प्टोमेटिकली पेशेंट किसी और कारण से एक्सरे या कोई और जांच कराते हैं जिसमें ये पकड़ा जाता है, तो कई बार तो कोई सिम्टम होता ही नहीं। परंतु अगर सिम्टम्स मुख्यतः देखे जाएं तो इसमें परसिस्टेंट खांसी है, जो खांसी हमारी ठीक नहीं हो रही होती और उसके हम इलाज भी कराते हैं पर परसिस्टेंटली चले जा रही होती है। इसमें अगर कई बार बलगम के साथ खून मिक्स करके आने लगता है, अगर ये कैंसर जो है थोड़ा कहीं भी नर्व्स को या बोन्स को इरिटेट करने लगे तो छाती में दर्द होने लगता है, और कई बार ये नर्व को इन्वॉल्व करके आवाज बैठा देता है, तो आदमी को एक जिसे कहते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस वो डेवलप हो जाती है। अगर ये कैंसर कहीं फैल जाए तो फिर तो ये जहां पे भी इन्वॉल्वमेंट करेगा वो वाले सिम्टम्स भी आने लगेंगे, चाहे वो ब्रेन के सिम्टम्स हो या लिवर के सिम्टम्स हो, और सांस फूलना इस कैंसर में बहुत कॉमन है। तो कुछ भी सिम्टम ना होने से लेके चेस्ट के विभिन्न सिम्टम्स इस कैंसर में पाए जा सकते हैं। मुख्यतः अगर पेशेंट कभी भी जिसको कोई सिम्टम्स आए हैं लंग कैंसर के, जिसमें आप समझ रहे हैं कि उसको कोई गांठ पकड़ गई है उसके एक्सरे पे, या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं खांसी के और बलगम के उनके साथ, तो यूजुअली इन पेशेंट्स का एक सीटी स्कैन कराया जाए। अब सीटी स्कैन में हमें काफी कुछ क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि ये जो गांठ है ये किस किस्म से लग रही है, ये कैंसरस है या बिनाइन है या शायद टीबी हो या कोई और इन्फेक्शन। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है कैंसर का तो हमें इसको कंफर्म करने के लिए 100% एक बायोप्सी चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि बायोप्सी अगर हमने किसी भी कैंसर की कराई तो वो कैंसर फैल जाएगा, पर इसके लिए अनेकों स्टडीज हो चुकी हैं जो क्लियर कट शो करती है कि अगर आप बायोप्सी करते हैं तो कैंसर फैलता नहीं है, वो वहीं रहता है, बट हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। अब बहुत कॉमन सवाल है जो कई लोग पूछते हैं कि चौथी स्टेज का कैंसर, जो कैंसर फैल गया है, उसका इलाज कैसे हो। तो हमें समझने की बात यह है कि कैंसर अपनी मियादों से अगर बाहर चला गया है तो वो चौथी स्टेज का कैंसर कहलाता है। अब अगर वो चौथी स्टेज का कैंसर सिर्फ एक आध स्पॉट पे है, जैसे वो एक सिंगल स्पॉट लिवर पे आ रहा है या बोन पे आ रहा है या प्रोबेबली ब्रेन पे आ रहा है, तो तब भी आपके पास पूरा चांस है क्योर होने का, क्योंकि आप दोनों साइड्स को इलाज दे दो तो इंसान तब भी क्योर हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि अगर मेरे पास 2 लंग कैंसर के पेशेंट हो जिनका एज, हाइट एंड वेट सेम हो, स्टेज भी सेम हो, तब भी वो दोनों अलग विभिन्न तरीके से बिहेव करेंगे। किसी का लाइफ सालों तक ठीक रह सकती है और कुछ हो सकता है कि अपनी बीमारी के हाथों सकम हो जाए कुछ ही महीनों में, क्योंकि आजकल सब कुछ बायोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो लंग कैंसर में बहुत कॉमन है म्यूटेशन पाना, खासकर उन पेशेंट्स में जो स्मोकिंग नहीं करते, और खासकर इंडियन पॉपुलेशन में ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट है तो हम बायोप्सी करके उसके म्यूटेशन टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो म्यूटेशन टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाती है तो आपको कोई कीमोथेरेपी या कुछ नहीं चलती। स्टेज 4 में भी आपको सिर्फ घर बैठ के गोलियां खानी होती है, जैसे आप डायबिटीज और बीपी की गोलियां खाते हो, और इसी से ही आपका कैंसर सालों साल कंट्रोल बना रहता है। तो ये सब मेरा बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर आपको, कई पेशेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें कैंसर डायग्नोज हो गया अब तो हम कुछ नहीं हो सकता हमारा, बट बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप घबराइए ना, एक एक्सपर्ट से जरूर मिलें और अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन जरूर करें, और आपका बहुत अच्छा आउटकम हो सकता है। वहीं अगर फैमिली में किसी को लंग्स कैंसर है तो कितने चांसेस हैं कि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हो जाए? ऐसा है कि जो लंग कैंसर है ये ज्यादातर जेनेटिक डिस्पोजिशन बहुत कॉमन इसमें नहीं होता, पर कुछ फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस फिर भी इसमें फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है। तो अगर फैमिली की डिफरेंट जनरेशंस में लंग कैंसर बार बार हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने किसी डॉक्टर से मिलिए जो कुछ जेनेटिक टेस्ट आपको काउंसलिंग के बाद करवाएंगे, और उस टेस्ट की जो भी इम्प्लीकेशंस है वो आपसे एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही कॉमन नहीं है जेनेटिकली, बट अगर
अलग अलग जनरेशन में या 2 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स में लंग कैंसर हो रहे हैं एक ही फैमिली के अंदर, तो ये चीज अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करना हर पेशेंट के लिए जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जैसे काफी लंबे समय से स्मोकिंग की आदत है, क्या उस व्यक्ति को स्मोकिंग क्विट करने से कोई बेनिफिट होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और हम हर बार मरीजों को समझाते हैं कि स्मोकिंग बंद करना बहुत ज्यादा कारगर चीज है। एक तो ये आपके लंग में जो डैमेजेस कर रहे हैं उसको वो डैमेजेस फर्दर होना बंद हो जाते हैं। ऊपर से जो स्मोकिंग के कारण आपको एयरवे डिजीज और बाकी चेस्ट इन्फेक्शन और लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। अगर कोई आदमी 10 साल तक स्मोकिंग बंद करे तो देखा जाएगा कि उसके चांसेस ऑफ लंग कैंसर 50% कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन जो 10 साल तक उसके बावजूद स्मोक करे जा रहा है। तो स्मोकिंग बंद करना बहुत ही जरूरी है। एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार पेशेंट हमारे पास एल्डरली आते हैं और हम उनको डायग्नोज करते हैं और उनको समझाते हैं कि लंग कैंसर के कारण या किसी भी और कारण से आप स्मोकिंग ना करिए। तो उनका ये अंदेशा होता है कि जी हम तो अपना जीवन काफी सारा जी चुके हैं और हम तो पिछले 40-50 साल से स्मोक कर रहे हैं, अब कुछ साल जिंदगी के बाकी हैं, आप हमारी स्मोकिंग क्यों बंद करा रहे हैं? तो मैं आपको सीधे से ये बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग जो आप बंद कर रहे हो अपने को तो फायदा आप कर ही रहे हो, साथ ही में जो सेकेंड हैंड स्मोक से आपके घर वाले या आपके नियर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को इफेक्ट हो रहा है, आप उसको भी प्रिवेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स को चांसेस बढ़ रहे हैं लंग कैंसर होने के जस्ट बिकॉज आप स्मोक कर रहे हो और उनकी कोई गलती नहीं है। तो अगर आपको अपने से कम प्यार है, कम से कम अपने फैमिली मेंबर से तो ज्यादा प्यार होगा, तो ये जो आप स्मोकिंग बंद करेंगे आप सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, अपने परिवार के लिए भी करेंगे। इसलिए प्लीज स्मोकिंग बंद करना एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है हर इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एज में, चाहे वो फॉल करता हो यंग, मिडिल एज या एल्डरली, और किसी भी जेंडर का चाहे। लंग्स कैंसर पर इतनी रिसर्च और डेटा होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, बात वही आती है कि देखिए लंग कैंसर ना, जैसे मैंने आपको सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में बताया कि ये बिल्कुल चाहे सिम्टम्स कई बार होते ही नहीं, और होते हैं तो मिनिमल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी, सांस फूलना, जिसको हम मतलब वेरिएशन सोच लेते हैं कि मौसम का वेरिएशन है, पोल्यूशन के कारण हो रहा है, या हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है। तो हम कई बार टीबी का इलाज, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको टीबी का इलाज वो लेते रहते हैं, जब आराम नहीं आता तो हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि तो था ही नहीं, वो लंग कैंसर था। तो जब ये गांठें बहुत छोटी होती हैं, स्टेज 1 या स्टेज 2 की, उस टाइम पे सिम्टम्स मिनिमम होते हैं और लोग ज्यादातर अपने टेस्ट नहीं करवाना चाहते। और अगर हम देखें तो स्टेज 1 का सर्वाइवल अबाउट 90% होता है 5 इयर्स पे, और स्टेज 2 का अबाउट 60% होता है। प्रॉब्लम डेवलप होती है जब ये स्टेज एडवांस हो जाती है, जैसे स्टेज 3 या स्टेज 4, जो एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर है। ज्यादा प्रॉब्लम कोई भी कैंसर इंक्लूडिंग लंग कैंसर तभी करता है जब ये स्टेजेस आगे बढ़ जाती है। बट हमें समझने की जरूरत यह है कि लंग कैंसर को ठीक स्टेज पे पकड़ना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर एडवांस स्टेज लंग कैंसर है तो इसका इलाज नहीं है। एडवांस स्टेज लंग कैंसर का भी इतना अच्छा इलाज अवेलेबल है कि कई बार तो आपको सिर्फ शुगर या बीपी की तरह कुछ गोलियां खा के ही इलाज हो जाता है, आपको कोई कीमोथेरेपी या कोई दवाई नहीं चलती, और आप सालों ठीक रहते हैं जैसे एक नॉर्मल डायबिटीज या बीपी का पेशेंट रहता है। हम लगातार लंग्स कैंसर के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई मिथ्स भी हैं, जैसे ई सिगरेट्स, लो टार और लाइट सिगरेट्स आर सेफर देन रेगुलर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? ई सिगरेट्स आजकल बहुत कॉमन है, और मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे पास पिछले हाल फिलहाल में जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट्स आए हैं और उनसे मैंने डिस्कशन किया है स्मोकिंग का, तो पेशेंट तो चाहे कुछ भी बोल रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, उनके जो यंग फैमिली मेंबर होते हैं, बेटे या गर्ल्स भी, उनकी डॉटर्स भी, वो ये बोलते हैं हम सिगरेट्स तो नहीं लेते बट हम ई सिगरेट्स ले लेते हैं, एंड दे फील दैट ई सिगरेट्स आर एब्सोल्युटली सेफ। तो मैं ये बता दूं कि देखिए ई सिगरेट के आउटकम आने वाले समय पे हमें पता चलेंगे। ऑब्वियसली जो इसमें केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ क्लासिकल सिगरेट, बट इसका मतलब नहीं है बिल्कुल भी सेफ, पूरे सेफ हो।
ये हमें टाइम बताएगा कि ये कितने हमें आने वाले समय पे क्या क्या प्रॉब्लम्स ये कॉज करेंगे। तो सबसे अच्छा तो है कि ये सब हैबिट्स हम छोड़ दें। दूसरा एक बहुत कॉमन फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मेंथॉल वाली सिगरेट्स। इससे क्या होता है कि कूलिंग सेंसेशन जनरेट होती है। अब जब पेशेंट ये लेता है या कोई भी इंडिविजुअल ये लेता है तो उस कूलिंग सेंसेशन के चक्कर में वो बहुत डीप इनहेलेशन करता है। हम जो जितनी नॉर्मल सांस अंदर खींचते हैं उससे भी कई गहरी सांस हम अंदर खींचते हैं, जिससे कि इसका डिपोजिशन जो भी केमिकल्स का होता है वो बहुत अंदर जाके होता है, तो ये तो और भी ज्यादा रिस्की होता है। तीसरी बात जो मैरिजुआना की आई, मैरिजुआना इज नॉट सेफ एट ऑल। वो पॉट में लोग या अलग तरह विभिन्न प्रकार से इसको स्मोक करते हैं जिसके बहुत ये साइड इफेक्ट है और कैंसर भी इनसे हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए कि जी ये नहीं तो हम ये वाला चीज एडिक्शन करें या ये एडिक्शन करें। बेस्ट इज टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग एंड टू डेवलप अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जिससे कि ये सब चीजें ना हो। कि जितना आप हेल्दी खाओगे और नॉर्मल एक्सरसाइज रेजिमेंट अडॉप्ट करोगे और जितना एडिक्शन से आप दूर रहोगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी की हेल्थ और इम्यूनिटी रहेगी। ये आपको सिर्फ लंग कैंसर नहीं पर विभिन्न किस्म के कैंसर और इंफेक्शियस से बचाएगी। तो अगर आप ओवरवेट हैं या फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या आपको कोई भी एडिक्शंस है लाइक अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब आपको रोकनी चाहिए। जब आप रेगुलर फॉर्म ऑफ एक एक्सरसाइज अपनाते हैं तो उससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके ब्रेन में भी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जिससे आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करें, एक नॉर्मल रूटीन अडॉप्ट करें जिसमें हमारा कुछ डिसिप्लिन हो, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, हम एक अच्छा पौष्टिक आहार खाएं। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही अपने पिज्जा एंड बर्गर बंद कर दीजिए, बट आपको कहीं पे लिमिट रखनी पड़ेगी। आप हफ्ते में एक बार खा लीजिए पर बाकी आप नॉर्मल घर में पौष्टिक आहार खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है, आप अपने जूसेस लीजिए, ठीक है। आप ये सब चीजें अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो लंग कैंसर क्या आप मेजॉरिटी ऑफ से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योगा। यू कैन डू योगा, इट इज हेल्पफुल अपनी बॉडी के लिए, अपने मेंटल स्टेटस के लिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इट इज अ वंडरफुल मोडालिटी। We agree that prevention is better than cure. लंग्स कैंसर के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, कैंसर का रिस्क तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है और वो तो आपको झेलना ही पड़ेगी। तो आपके हाथ में है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर सबसे बड़ा है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग प्लीज बंद कर दीजिए। घर में आसपास कोई स्मोक करता है तो उससे भी हाथ जोड़ के विनती करिए कि भैया स्मोक मत करो और करना भी है तो हमसे दूर रहो थोड़ा जब आप स्मोक कर रहे हो। सेकेंड जो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस, नॉर्मल डाइट और फूड खाना और अपने एडिक्शंस को अपने लाइफ से दूर रखना और स्ट्रेस को कम से कम करना। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर योगा कैन रियली हेल्प। तो योगा आप सबको अडॉप्ट करना चाहिए। लास्ट में मेरा मैसेज बस एक ही है कि कैंसर एक वर्ड है, ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं। आज हम कैंसर को जब सुनते हैं और जब हम किसी फैमिली को डिस्क्लोज करते हैं कि उनके किसी फैमिली मेंबर को कैंसर है तो उनकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। उनको लगता है कि बस अब जीवन पूरा खत्म हो चुका। अगर हम थोड़े से ध्यान रखने लगे चीजों के बारे में तो हम इन कैंसर्स को कुछ बेटर स्टेजेस पे डिटेक्ट कर पाए। अगर हम यही चीजें जो आज की डेट में स्टेज 3, 4 पे डिटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो स्टेज 1, 2 पे डिटेक्ट करने लग गए तो आप समझेंगे कि जो कैंसर का जो डेथ रेट है ये 60-70% डाउन आ जाए। तो हमें डरना नहीं है। अब गड़बड़ ये होती है कि हम सिम्टम्स को इग्नोर करके घर में बैठे रहते हैं और अल्टीमेटली जब वो बिल्कुल ही पानी सिर से ऊपर निकल जाता है ना, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको प्रोएक्टिव रहना है। अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है डॉक्टर से मिल लीजिए। एक कंसल्टेशन से कुछ नहीं जाएगा, आपको जल्दी अपनी बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर आप घर में चुपके बैठ जाए तो ये अपने आप ठीक हो जाए। इसके साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है लंग कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। तो हमारे देश में स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स लोग बहुत कम अडॉप्ट करते हैं।
मोस्ट कॉमन तो स्क्रीनिंग ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की होती है, वो भी लोग नहीं करते। पर लंग कैंसर स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 10 या 15 साल से ज्यादा से स्मोक कर रहे हैं कंटिन्यूसली और आप हेवी स्मोकर हैं और आपकी उम्र 55-60 हो रही है, या आपको साथ में अंडरलाइन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या एस्थमा है, तो आपको एक स्क्रीनिंग करनी चाहिए लंग कैंसर। ये स्क्रीनिंग क्या होती है? ये एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी जने को, इंडिविजुअल को सिम्टम्स है तो वो डॉक्टर के पास गया और उसने उसके टेस्ट किए। इसका मतलब है पेशेंट को किसी इंडिविजुअल को कोई सिम्टम्स नहीं है, पर उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो बहुत स्मोक करता है या उसको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एस्थमा है अलॉन्ग विद स्मोकिंग। तो ऐसे में वो एक नॉन कैटराक्ट टेस्ट करते हैं जो बहुत ही सेफ होता है। और इसको करने का फायदा ये होता है कि कैंसर जो हम अभी इतना डिस्कशन कर चुके हैं लंग कैंसर के बारे में, ये आपको अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा, स्टेज 1 या 2 में। और अगर ये पकड़ा गया अर्ली स्टेज में तो आप समझ सकते हैं ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, खर्चा भी बहुत कम होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट जितना हाई स्टेज होगी उतना ज्यादा ट्रीटमेंट होगा और क्योर हो जाएगा, मतलब बीमारी जड़ से मिट जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये शो देखने के बाद लंग कैंसर के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। लंग कैंसर से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत इलाज करवाएं। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।